50,000 की जनसंख्या को केंद्र बना करके रोज शाम को 5 बजे से 6 बजे या 6 बजे से 7 बजे तक ऑडियो कैसेट सुनाने का व्यवस्था की जाता है। तो उन्होंने सुझाव दिया है 50,000 जनसंख्या, इसको आप एलपीएस मत मानिए, 50,000 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। उनकी मूल भावना ये है कि रोज कैसेट सुनाने की, ऑडियो कैसेट सुनाने की सामूहिक व्यवस्था है। एक तो आप कोशिश करते हैं व्यक्तिगत रूप से कैसेट सुनाने की, ठीक है, एक ये कोशिश करते हैं कि वीडियो कैसेट केवल ठीक है। उन दोनों से अलग होता है तीसरा भाव है कि ऑडियो कैसेट को सामूहिक रूप से सुनाने की व्यवस्था है। तो कल जो कार्यक्रम के बारे में हमने चर्चा की है, आप में से जिनको भी संभव हो जो सामूहिक रूप से ऑडियो कैसेट सुना सकते हैं, 5,000, 500, 10,000, 10,000 जो भी संख्या हो वो मैं नहीं लगती है, लेकिन वो रेगुलर करके कार्यक्रम चला सके, वो चाहे 10 और 3 सुने, सामूहिक सुने, तो करके कार्यक्रम के बारे में सुझाव तो आप से जिसको लगे वो उसको जरूर करें। अभी हम लोग संगठन की चर्चा कर रहे हैं। संगठन की चर्चा के बारे में 2-3 बातें हैं। एक तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि जहां जहां संचालन समिति बनी है जिले स्तर की, वो लोग अपने तहसील स्तर की संचालन समिति बनाने की कोशिश करें। उससे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आपके जिले में मान लीजिए व्याख्यान हो गए हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान हो गए हैं, तो संचालन समिति बनाने में, लेकिन अगर व्याख्यान नहीं भी हुए हैं तो भी आप ऐसा करें जैसा जयपुर के साथियों ने किया। उन्होंने क्या किया, व्याख्यान कराइए, एक अलग समिति बनाई, जिसको एडवोक कमेटी कहते हैं, और उसको अलग समिति का नाम दिया, और उस समिति में तो उसमें एक सामूहिकता को नीति विकसित की। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां व्याख्यान होना है उसके बाद अच्छी व्यवस्थित संचालन समिति बने, बहुत अच्छा, लेकिन जहां व्याख्यान नहीं भी हुए वहां भी अगर ऐसी समय के लिए कोई तदर्थ समिति ही बन जाए, कोई एडवॉक कमेटी ही बन जाए, काम आगे शुरू हो सके। वो भले ही काम कैसेट सुनाने का शुरू हो, वीडियो कैसेट टीवी पर दिखाने का हो, पत्र बांटने का हो, घर घर जाकर स्वदेशी के संपर्क करने का हो, दुकानदारों से संपर्क करने का हो, कोई भी काम हो, लेकिन अगर वो हम चाहें तो एक एडवॉक कमेटी बनाकर भी शुरू करा सकते हैं। अपने नजदीक के जिले में या नजदीक की तहसील दोनों कोशिश कर सकते हैं। हमारा कोई पड़ोसी इलाका है जहां पर आंदोलन का मान्यता कोई काम नहीं, तो वहां हम कोशिश करेंगे। और हमारा कोई जिला है वहां पर तो काम है, लेकिन पड़ोस की तहसील है वहां कोई काम नहीं हुआ, तो वहां भी ये कोशिश करें कि एक एडवॉक कमेटी तो बन जाए, तदर्थ समिति बन जाए, और वो इस आंदोलन के बचाव काम को ही आपने मान लीजिए वो शुरू में यही संकल्प करे कि हम तो इस गाँव में 10 लोगों को कैसे सुनाएंगे, तो 10 लोगों को कैसे सुनाने का एक कार्यक्रम हो सकता है। या वो तय करे 500 घरों में जाकर ये स्वदेशी विदेशी पत्र बांटने तो भी काम सकता है। माने कोई भी छोटे से छोटा काम शुरू किया जाए, तो अगर व्यक्तिगत प्रयास से कर रहे हैं कोई लोग, तो वो कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि मैं गया और जाने के बाद मुझे पता चला कि हमें तो आपकी कैसे 6 महीने पहले मिली थी, और वो हमें अपने व्यक्तिगत प्रयास से इतने लोगों को सुनवाई है। तो उसी का मतलब कुछ नहीं व्यक्ति में था, मैंने भी कैसे सुनी थी, मैंने भी उसको कई लोगों को सुनाया। अब ये 2 लोग जो अलग कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, अगर ये दोनों मिलकर करते तो शायद इसके रिजल्ट और ज्यादा निकल सकते। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी तहसील में, किसी भी जिले में ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने वाले 1, 2, 3, 4 लोग मिल जाए, तो क्या चुनाव का एक सामूहिक प्रयत्न हो और उनकी एक समिति वहां बन जाए। और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं साहब तदर्थ समिति बनाने की क्या जरूरत है, कोई संचालन समिति ही बना लेते हैं, तो मेरा उसमें कोई दुराग्रह नहीं है, वो चाहना होगा। मेरा सिर्फ इतने कहने का है कि जैसे ही समिति बनती है तो जिम्मेदारी शुरू होती है। जब तक आप समिति नहीं बनाते तो थोड़ा गैर जिम्मेदारी से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही समिति तुरंत उसमें जिम्मेदारी आ जाती है और अकाउंटेबिलिटी उससे जुड़ जाती है। और अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता तो फिर तकलीफ आती। तो समिति बनाना है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हम लेंगे। ऐसा मानस मन में जब आ जाए तो किसी के भी मन में आ जाए तो निश्चित रूप से समिति बना देनी चाहिए। उसमें यह इंतजार नहीं करना है
उनकी समिति उस समय की गठित की जा सकती है। तो ये जो नीतिगत बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। संगठन बनाते समय कुछ नीतिगत बातों का जो ध्यान रखना है उस संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ। एक बात तो ये कि जहां जहां जिले में संचालन समितियां बनी हैं वो अपने अपने तहसीलों में संचालन समितियां बनाने की कोशिश करें। उन तहसीलों में पहले कोशिश करें जहां व्याख्यान हो चुके हैं, और जहां व्याख्यान नहीं हुए हैं उन तहसीलों में कोई तदर्थ समिति बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर तदर्थ समिति बनाने वाले लोग तैयार है मानसिक रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए, तो उनकी औपचारिक संचालन समिति भी बनाई जा सकती है और उसकी घोषणा की जा सकती है। उसमें इस बात का इंतजार है कि मैं आऊंगा तभी वो समिति बनेगी और बैठेगी। एक जरूर बात कहना चाहता हूँ समिति बनाने के संदर्भ में, और जो जयपुर वाले ध्यान रखकर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा 10 साल का अनुभव है कि जैसे ही मैं कहीं आता हूँ व्याख्यान करने के लिए, व्याख्यान सुनते ही बहुत सारे लोगों में ऊर्जा आती है, और मैं जब उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग अपने नाम पते दीजिए जो लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। तो कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, 550 लोग तक नाम पते देते हैं और उनको पहली तो सब आती जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि मेरे वहां से खिसकते ही वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सीधे। फिर बड़ी गिने चुने 2-3 सिर दिखाई देते हैं, तो वो बेचारे क्या सोचकर जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में 2 सभा बड़ी सभा हुई, अब हमने अनाउंस किया, मेरी आदत है और मैं हर जगह करता हूँ कि जिनको भी आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ना उनको नाम पता देते हैं, तो 420 लोगों ने नाम दे दिए। 10,000 की भीड़ में से 400 लोगों ने नाम दे दिए, तो कोई वो अच्छा रेशियो नहीं है, फिर भी दिए। और पहली मीटिंग मैंने बुलाया उन सब, तो आपको मैं कहता हूँ वो 400 में से कुछ 380 लोग आ गए उस मीटिंग में, और उसमें मैं कहा कि हम संचालन समिति बनाते हैं, तो सबने खुशी खुशी से पूरा जिम्मेदारी लिया। और उसके बाद मैंने बेंगलोर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला। फिर मैंने महीने में बात फोन किया क्या हाल चाल है, संयोजी को फोन लगा, उन्होंने कहा कि वो सब गायब हो गया, सब गायब हो गया, और मीटिंग बुलाते कोई आता ही नहीं है। उसमें वो 4-5 लोग आते हैं जिन्होंने मेरे व्याख्यान के आयोजन के लिए एक हेडलॉक बेंगलोर में, वही लोग 4-5 गिने चुने हैं या 10 हैं, वो आते हैं, बाकी तो सब अभी नहीं आते हैं। तो उस दिन से मैंने एक सबक सीखा, और वो सबक मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए वहां पर जितने भी लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं, कभी भी ये भरोसा मत करिए कि ये सब कार्य करता है। ये आपको कुछ खराबी बात बता, इसमें आपको कुछ खराबी लगे तो उसको मान लीजिए कि ये कड़वा सच है कि मेरे वहां रहते हुए जितने लोग वहां घूम रहे हैं, बिल्कुल ना मान लीजिए कि वो सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता 3 तरह के होते हैं, उनको हम अपनी भाषा में कहते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो राजीव भाई को चेहरा दिखाने आते हैं, देखो राजीव भाई हम बहुत सकते हैं, और राजीव भाई के आगे पीछे चालू हो जाते हैं। वो तो अच्छी बात है कि हम उस सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जिनको पता नहीं क्या कर। और कुछ होते हैं जो आगे अधूरे से होते हैं, वो आएंगे तो थोड़े चार्ज हो जाएंगे, मेरे जाने के बाद 3 महीने को चार्ज रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, फिर उसके बाद थोड़े ठंडे हो जाएंगे। 3 ऐसे कार्यकर्ता जिनको मैं सच्चा कार्यकर्ता मानता हूँ कि मैं गया या नहीं गया, वो अपनी जुम्मे लगे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो भले ही वो शाम को 1 घंटे को समझा लेकिन कुछ कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे और कार्यकर्ता बड़ी होती है। मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता कम होते हैं, सहयोगी उससे ज्यादा होते हैं, और समर्थक सबसे ज्यादा होते हैं। कैटेगरी मैंने बताई वो सब हमारे समर्थक हैं, ऐसा मानिए। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई वो हमारे सहयोगी है, ऐसा मानिए। और तीसरी और आखिरी वो कार्यकर्ता है, वो ऐसा मानिए। तो जब भी आप कोई काम करें अपने हाथ में, कार्यकर्ताओं की संख्या और शक्ति को ध्यान में रखें, सहयोगियों की शक्ति और क्षमता को ध्यान रखकर आप काम हाथ में ना उठाना, नहीं तो आपको बड़ा धोखा है, फिर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपके पास 2 ही कार्यकर्ता है, तो 2 कार्यकर्ता की शक्ति, अपनी क्षमता, अपना उनका जो विश्वास है, उसको ध्यान में रखकर हाथ में उठाए। 10 है तो वो अपनी शक्ति क्षमता का ध्यान रखकर काम हाथ में उठाए, 20 है तो वो ध्यान रखें। जब भी आप कोई काम करेंगे ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आजादी बचाओ आंदोलन का कोई भी काम आप अपने गाँव में, जिले में, नगर में
आकृति आधार करिए, सहयोगियों का उसमें सहयोग कीजिए, समर्थकों की संख्या जुटानी हो तो समर्थकों की संख्या जुटाइए, लेकिन काम हाथ में अपनी शक्ति बढ़िए, उससे आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपको उसके परिणाम का अंदाजा पहले ही होगा, और वो परिणाम का अंदाजा आपको पहले होगा तो आप दोबारा जो है विश्लेषण नहीं करने पड़ेंगे, कुछ तो हुआ नहीं तो वो असर होता है। पिछले 200 साल की गुलामी में काफी कुछ किया, उसमें आदमी का आत्मविश्वास से ज्यादा नहीं है, उसको उनको भरोसा नहीं कर सकता, तो चूंकि आत्मविश्वास टूट गया है लोगों का, उस आत्मविश्वास की वजह से ये संकट हमें अक्सर देखने पड़ते हैं। और समाज का काम तो थैंकलेस जॉब में तो इसी तरह की परिस्थितियां हमेशा रहती है। आप पूछोगे आज की किससे रही, आज की किससे नहीं, गांधी जी के जमाने में भी ऐसे गांधी जी कहीं पहुंचे तो चेहरा दिखाने वाले एक लाभ भी होते, और गांधी जी वहां से चले आए तो काम करने वाले कोई पुरस्कार नहीं हुआ। और गांधी जी ने जब ये नमक सत्याग्रह कार्यक्रम हाथ में लिया था, इतना बड़ा आंदोलन हाथ में एक पत्रकार ने पूछा, क्योंकि गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए निकले सेवा को साबरमती आश्रम से, और आश्रम से निकलते समय 72 कार्यकर्ता उनके साथ थे, और गांधी जी का संकल्प ये था कि आश्रम तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक नाम का कानून नहीं छोड़वा। संकल्प बहुत बड़ा, कार्यकर्ता से 72 थे। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि 72 कार्यकर्ताओं के तरफ पर आपने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, तो उन्होंने कहा ये 72 कार्यकर्ता मेरे सच्चे कार्यकर्ता है, इसलिए इनको साथ लेकर निकल रहा हूं, और इनमें क्षमता है कि ये सहयोगी और समर्थकों की संख्या 1 करोड़ से ये क्षमता इन 72 में है, इसलिए इनको साथ लेकर निकल रहा हूं, और आप गांधी में समुद्र तट पर आना, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि और वही पत्रकार में पहुंचे, और सच में गांधी के समुद्र के किनारे जब गांधी जी पहुंचे हैं तो करोड़ों लोग थे, तो उन्होंने कहा ये 72 कार्यकर्ताओं ने करोड़ों सहयोगियों को जुटा दिया, तो हमारे सच्ची शक्ति उनमें होती है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान बहुत आसान है। आप किसी के चेहरे को लिखा, चेहरे को किसी के लिखा, लेकिन उससे 4 ढाल से पता चल जाएगा, उसके हाव भाव से पता चल जाएगा, बात के तरीके से पता चल जाएगा, और कुछ और तरीके भी होते हैं जिनको आप धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने अनुभव से। एक तो बातें जो मैं सब जगह कॉमन होती है वो आपको बता देता हूँ। जो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा ये कहने की कोशिश करे कि मैं बहुत क्रांतिकारी हूँ, ये कर दूंगा, समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा बोगस है। और जो आपसे ये कहे कि मैं 24 घंटे लगाने को तैयार हूं, सब छोड़कर ये करे, उससे भी बड़ा वो कार्यकर्ता नहीं है, वो बीमार है मानसिक रूप से, क्योंकि सब छोड़कर वो इस सामने लगने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं कुछ नहीं कर रहा। ये आपने अगर वो कहीं कुछ कर रहा होता तो ये कभी शब्द नहीं करते। तो आप उसको जरा ध्यान रखिए, ऐसी कुछ चीजों से आप जजमेंट करें, और फिर अगर आपको और बड़ा गहराई से पहचानना हो तो छोटी सी जिम्मेदारी लेकर देखिए, जो मैं सब जितनी इस काम में लगा सकता हूँ, या ऐसा कर दूंगा 24 घंटे में क्रांति कर दूंगा, 48 घंटे में मेरे पास तो बहुत काम और उनको सबको पता रहेगा, छोटा छोटा एक काम है, और एक काम किया आपके महीने पर चेहरा नहीं, वैसे कहते हैं कि डायनामाइट फोटो कहां लगाना, और एक छोटा सा काम दे दिया तो फिर चेहरा नहीं कर देगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, डायनामाइट तो लगाने साल बाद ये स्वदेशी विदेशी के पक्के मारना, उससे वो नहीं होगा। स्वदेशी विदेशी के पक्के मारने का काम नहीं होता, बात करें आगे के पास। तो ये इस तरह के बोगस लोग काफी आएंगे आपके पास, और अभी जैसे जैसे आपका प्रचार बढ़ेगा तो और ज्यादा आपके पास आएंगे। तो उनमें से सच्चे लोगों को छांटने की पहचान कैसे करें, जो 10 वर्षों में आ रहा है, उससे मैं आपको बता कि ऐसे आपको पहचाने। और आपको एक भी में तो परेशान ना हो, आप अकेले लगे रहे, सहयोगी और समर्थक को आपको मिलने का दोनों ने बताया, तो हमेशा ही कहेंगे एक भी आपको मिलता है या 2 भी मिलता है सच्चा कार्यकर्ता, तो बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तो ज्यादा कल्पना करता नहीं, मेरी तो एक छोटी सी कल्पना है कि हिंदुस्तान में 5,76,000 गांव है, और हर 5 गांव के बीच में एक सच्चा कार्यकर्ता होना चाहिए, माने 1 लाख कार्यकर्ता होना चाहिए सच्चे। वो 1 लाख कार्यकर्ता हिंदुस्तान में 10 करोड़ समर्थकों को खड़ा कर देंगे, और वही 1 लाख कार्यकर्ता कम से कम 5 करोड़ सहयोगी जुटा देंगे, तो वो 1 लाख हमारे लिए बहुत ज्यादा है, सब कुछ। तो ऐसी कोशिश
हम जब करेंगे कार्यकर्ताओं को जुटाने की, तो उसमें जो बातें तो मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं आएगी। पहली बात मैंने फिर कही कि सच्चे कार्यकर्ताओं को पहचानिए, वो कम होंगे, उतनों ही ताकत निराशा नहीं होगी। दूसरा, सहयोगी और समर्थकों को बिल्कुल साफ दिमाग रखिए, ये मेरा सहयोगी है, ये मेरा समर्थक है, ये मेरा कार्यकर्ता है। ये तीन कैटेगरी हर जगह कि ये हमारे समर्थक हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे कार्यकर्ता हैं। तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, तो करने लायक काम है, और हिंदुस्तान के काम में बचा हुआ है, सब कुछ करनी। हाँ बस ये काम करते रहते। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ वो अपने घर पर बैठा है। तो ये हो गए हमारे सहयोग, माने कम से कम तो इतना मान रहे आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इतना निश्चित है कि वो आपके रास्ते में अड़ंगे नहीं लगाएंगे। तो जो हमारे रास्ते में अड़ंगा नहीं लगाएगा वो सब हमारे समर्थक है। अभी मैं बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा करा, जो भी व्यक्ति आपके काम में कोई भी रोड़ा नहीं लटका रहा है वो आपके समर्थक है। जो भी व्यक्ति आपके काम में थोड़ी तात्कालिक रूप से या थोड़े मध्यम दर्जे के समय की बात करें, तात्कालिक माने जैसे आपने मीटिंग का आयोजन कर रखा और एक हफ्ते का आपने आयोजन के लिए समय तय कर रखा, तो एक हफ्ते बहुत सारे आपको मदद करेगी, और उसके बाद हो सकता है कि वो एक हफ्ते के बाद कहेंगे कि आप नहीं अपना काम करना, तो बस मान लीजिए वो आपके सहयोगी हैं, तो उनको डालिए समर्थक। मैंने बता दिया, जो कभी आपको ये बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब वो आपके रास्ते बावट नहीं बनेंगे, आपके लिए उनके मन में अच्छी भावना है, सरल भावना है, तो वो हमारे समर्थक है। सहयोगी वो है जो जरूरत पड़ने सहयोग के लिए निकलेंगे, वो आपके सहयोगी। और कार्यकर्ता तो वो है जो हर समय बातें करने से कंधा मिलाकर कोई भी काम में आपके साथ खड़े थे, तो वो आपके कार्यकर्ता। तो हर जगह मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप एक बड़ा रजिस्टर बनाइए और हमने इस विवेक के आधार पर जो फॉर्मूला आपको दिया है, उस फॉर्मूला के आधार पर थोड़ा वर्गीकरण कर दीजिए कि कौन हमारे कार्यकर्ता है, कौन हमारे सहयोगी है, कौन हमारे समर्थक है। समर्थकों की सूची बनाने की जरूरत नहीं है, सभी बना लीजिए, क्योंकि हम कॉलेज में आप उनको बुला सकते हैं, कह सकते हैं, और आपने निवेदन किया और ये कहा कि 3 दिन का बाद है, 3 दिन की जरूरत है, आ रहा हो सकता है 3 दिन के लिए आपके पास आ जाए, मदद करेंगे, फिर वो अपने अपने काम में भी लग सकते हैं। तो सहयोगियों की एक सूची रखिए और एक सूची अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं की रखिए, ठीक है। अब एक प्रश्न और है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए नए प्रयोग करें, निश्चित रूप से ये काम तो करना ही पड़ेगा। हर बार आप ये कोशिश करिए कि मैं किसी नए कार्यकर्ता को इस आंदोलन से जोड़ूं, हर बार इस कोशिश में आप करें और ये मानकर कोशिश करिए कि या तो मैं उसे कार्यकर्ता बनाऊंगा, नहीं तो उसे सहयोगी बनाऊंगा, और नहीं तो समर्थक को बना ही दूंगा। मैंने समर्थक बनाना मेरा सबसे आसान काम, तो संकल्प ये रखिए कि मैं किसी एक से मिलूंगा या संपर्क करूंगा जाऊंगा, तो या तो मैं उसे अपने आंदोलन का समर्थक बना लूंगा, नहीं तो उससे भी अच्छी बात होगी कि मैं उसे अपना सहयोगी बना लूंगा, और सबसे अच्छी बात होगी कि मैं कार्यकर्ता बना लूंगा। अब इसके लिए रास्ता क्या है? 2 रास्ते हैं जो सबसे आसान और सबसे सीधे हैं कि आप अगर नए क्षेत्र संपर्क का काम शुरू कर रहे हैं तो लोग निर्देश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में 10, 15, 20 घरों में आपने अगर संपर्क किया तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि 15 घरों में संपर्क करने से 10 लोग आपसे संपर्क कर दे, 3 लोग आपसे और 2 लोग शायद आपके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। अब वो संपर्क करने का तरीका क्या है वो करना हमने बताया, या तो आप घर दरवाजा खटखटाना है, उनसे बात नहीं कर सकते तो आप एक दूसरा तरीका मैंने बताया कि सामूहिक रूप से कैसे सुनाए, ऑडियो या वीडियो, एक दूसरा तरीका है। और उसमें एक जरूर है कि जब आप सामूहिक रूप से कैसे सुनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि किसी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना हो तो आपके पास आ सके। जैसे मान लीजिए वीडियो कैसे चला रहे हैं तो उसके लिए पर्ची चलाई जाए, आपको ये वीडियो कैसे अगर सुनने में अच्छी लगती है तो आप यहाँ संपर्क करें। ऑडियो कैसेट आप अगर सुना रहे हैं सामूहिक रूप से, तो उस ऑडियो कैसेट चलाने कि कैसेट खत्म होते ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जो संपर्क का पता उस इलाके का नाम रोशन करिए, लोग मिल जाए। कई जगह ऐसा हुआ है और कैसेट चली है
कैसेट चलाई है उसमें कैसेट के अंत में एक दो लाइन अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवा के डलवा कि आपको इससे ज्यादा और जानकारी करनी हो तो ये फोन नंबर है, ये एड्रेस है, तो वो भी एक तरीका है। वीडियो करना बहुत आसान है, ऑडियो में भी बहुत आसान है। आप एक मिनट में अनाउंस कर दीजिए कैसेट के अंत में, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ लोग संपर्क के माध्यम से मिलते रहेंगे। और एक तरीका और है कि हमने जो पत्रक बनाए हैं स्वदेशी विदेशी, उनमें कभी भी बिना नाम पते का पत्रक मत मांगे, कम से कम एक संपर्क का पता उस पत्रक पर जरूर रखें। स्वदेशी समाचार विदेशी समाचार आपने पत्रक छपाया, मान लीजिए कल्पना की छपाया, तो विजयनगर का कोई एक संपर्क पता उस पत्रक पर नीचे रहना नहीं चाहिए, ताकि पत्रक पढ़कर किसी को प्रेरणा हो तो वो आपसे संपर्क कर सके और आप फिर तय कर सके कि इसको हमें समर्थक बनाना है कि सहयोगी बनाना है, किसी का करना है। तो पत्रक हमें कोई ना कोई संपर्क पते के माध्यम से ही जारी करें। कैसेट को सुनना वो भी एक संपर्क पते के माध्यम से ही उसको सुनवाइए। वीडियो कैसेट दिखानी हो उस पर भी एक संपर्क सहयोग का पता जरूर डलवाइए, ताकि देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को पता चल सके और वो आपसे संपर्क कर सके। कार्यक्रम आपके काम में थोड़ा सातत्य रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे। सातत्य अगर था तो कार्यक्रम तो सातत्य का है, तो सातत्य से बनाए रखने का कि आप सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में कोई एक दिन तय करें कि इस दिन हम सब बैठे मीटिंग होगी। और वो मीटिंग उद्देश्यवादी भी हो सकती है, निरुद्देश्य भी हो सकती है। हम लोग उसको एक शब्द देते हैं आत्मा मिलन, बिना किसी उद्देश्य के भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम कोई उद्देश्य लेकर ही मीटिंग में बैठे, ठीक है कोई उद्देश्य नहीं है तो भी महीने में एक बार हम बैठेंगे, तो लक्ष्य करेंगे, कुछ दर्द मांगेंगे, एक दूसरे का सुख दुख पूछेंगे, हालत पूछेंगे, एक दूसरे की राय पूछेंगे, तकलीफ है क्या आपको ले ले आपको ले आपको नहीं तो आप कुछ ऐसे ही करेंगे। ये जरूर रखिए, महीने में कम से कम एक दिन तो रहेगी, 15 दिन में रहे तो थोड़ा और अच्छा, सप्ताह में रहे तो आदर्श। आदर्श स्थिति यह है कि हर सप्ताह में एक दिन हम सब बैठे। आदर्श की स्थिति है 15 दिन में एक बार बैठे, और सामान्य स्थिति है कि आप महीने में कम से कम एक बार बैठे। उद्देश्य है कुछ नहीं कर रहे, हम सब रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे एक दूसरे को, लेकिन बोलेंगे ऐसा सोच सब मौन धारण करेंगे एक हफ्ते। निश्चित रूप से एक हफ्ते में वो घर ऐसा लगने लगेगा कि ये रहने लायक है। ये क्यों हो रहा है? आदमी की नेचुरल इंस्टिंक्ट यही है, संवाद करनी। काम हो या न हो लेकिन संवाद होना बहुत जरूरी है। घर में बहुत सारी चीजें हम संवाद करते हैं, सब काम के लिए बहुत सारी बात आप कभी देखते हैं, ऑब्जर्व करिए अपने आप, अपने साथ अपने बच्चों की बातें, अपने साथ अपने घर के दूसरे लोगों की बातें, पति पत्नी के बीच की बातें, भाई बहन के बीच की बातें, माँ बेटे के बीच की बातें, बेटा बेटी के बीच की बातें, ये सब की बातें आप ऑब्जर्व करिए और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि उन बातें निरंतर की है, 10% ही उसमें सार्थक है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि वो संवाद में रखना है एक दूसरे के साथ। तो नामक मिलन भी हम अगर कर रहे हैं तो वो थोड़े समय के लिए किसी को रख सकता है कि निरंतर काम है, लेकिन वो निरंतर काम भी जरूरी है, ताकि हम जो 10 लोग हैं जुड़े रहेंगे तो आगे कभी चलने के लिए भी प्रेरित हो जाए। जुड़ना छूट गए तो वो बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए संवाद की प्रक्रिया आपके बीच में बनी रहे, सतत रूप से चलती रहे। उस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन है कि आप ऐसा कोई ना कोई एक दिन तय कर लीजिए, तो आप अपनी सुविधा से तय करिए, उसमें मुझसे आप पूछिए कि सोमवार को रखिए, उसको रखिए, शनिवार को जो तारीख सुविधा रखी हो उस दिन रखिए, जो तारीख आपको सूट करती हो उस दिन रखिए, लेकिन रखिए। भले ही मैं आपको फिर एक काम कर रहा हूँ, नाम ही मिलना है लेकिन मिलिए जरूर। सातत्य बनाए रखने के लिए हमारा एक दूसरे से मिलना और संवाद करना बहुत जरूरी है। ये शायद आपको कार्यक्रमों को जोड़े रखने के लिए बहुत मदद है। और नए नए कार्यक्रमों को तलाशने के लिए मैंने बताया आपको कि आप जो है नए नए मौजूदों में जाइए, नए लोगों से संपर्क करिए, नए संगठनों के बीच संपर्क करिए, नई संस्थाओं में जाइए, अपनी बात समझाइए, उनको समझने की कोशिश करिए। सभी भी इस बात का आग्रह पहली बात मान रखिए कि वो आपकी सब बात पहली बात नहीं मान, ये मानकर जाइए कि वो हमारी 10 में से एक बात मान लीजिए या 2 बात ठीक है, वो एक बात
मानेंगे, 10 में से 2 पेपर 2 भी मानेंगे, 3 भी मानेंगे, 50 भी मानेंगे, फिर सबकी सब भी मानेंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जाते हैं और ये मानकर कि मैं आज ही उसको पूरा सुनिश्चित बना के चलाऊंगा, ये तो नहीं होगा। आप ऐसा मान जाइए कि आज मैं उसको सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये पैसे नहीं पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, ये भी कल्पना करके मान जाइए वो पैसे को छोड़ ही देगा। बस इतनी कल्पना करके जाइए कि आज को मैं सिर्फ उसको समझाने जाता हो सकता है दूसरे बार तीसरे बार में तो वो पैसे को छोड़ या कॉलगेट छोड़ या बक्सर छोड़ या कुछ भी छोड़, तो दूसरी बात में तीसरी बार चौथी बार हो सकती है। सबके पीछे कहने के लिए मेरा जो कहना है थोड़ा धैर्य रखिए, अजीज का आप क्योंकि अजीज का बहुत चीजें गड़बड़ हो जाए तो थोड़ा सा धैर्य लगेगा तो उसमें से चीजें सुधरती चली जाती, समझती चली। कारण क्या है, हिंदुस्तान धीरज वाला देश है। फ्रांस में अगर होगा तो आप इसकी अपनी बात है, धीरज कितना होता है, क्योंकि फ्रांसीसी लोगों का मानस जो है बिल्कुल अधीरता है। वो कहते हैं कि आज सवेरे कुछ कर दिया शाम को हो ही जाना चाहिए, तो हो ही जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का मानस नहीं है। तो एक खास बात आप ध्यान रखिए कि भारतीय लोगों का जैसा मानस है उस मानस को ध्यान में रखकर अगर आप काम करेंगे तो कभी आप निराश नहीं होंगे। और मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ कि हमारा एक भी कार्यकर्ता निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो निराश होगा तो उसका आंदोलन निराश होगा और निराश होगा तो क्या आपको सिर्फ पढ़ रहे हैं फिर वही बात कर रहे हैं कि जब कोई मार पड़ जाएगी और उसकी सब्जी उसी दोस्त हो जाएगी और जब आप ठीक हो जाएंगे, ये तो भाषा निकलती है ना मन से, ये सब निकलती है। जब हम जो है कल्पना करते हैं 10 साल में या 25 साल में क्रांति कर, लेकिन वो होती हिंदुस्तान को कभी गांधी जी मानसिकता को समझ लीजिए। गांधी जी ने समझा, इसलिए गांधी जी ने बहुत कुछ करा। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे लोग भारतीय मानसिकता को समझ लिए। मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, वो सब अच्छे आदमी थे, मन के पवित्र आदमी थे और इतने दादोसाही थे कि खुद को कुर्बान करने की उनकी क्षमता थी। तो ठीक है कि खुद को कुर्बान करने की क्षमता तो बहुत आसान काम है, लेकिन तिल तरह के बनना, राष्ट्र के साथ प्रवाह में रहते हुए बनना बहुत ही काम है। आगे उससे क्या निकलना, कुर्बान किया अपने आप को और ये जाइए कि सही के लिए किसका खत्म हो गया ना, बजाय आप मरने के एक दिन में वो 10 साल में थोड़ा करके मरेंगे, वो गांधी किस्म के लोग हुआ करते थे ना ये, और गांधी जी किस्म के जो लोग हुआ करते थे उन दोनों में बड़ा अंतर था। गांधी जी 10 साल धीरे धीरे क्योंकि मानसिकता हमारी ऐसी है और ये चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे लोग एक क्षण में मरने में नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनकी मानसिकता दूसरे तरह की थी। कि मास ऑर्गेनाइजेशन ना भगत सिंह के पास था, चंद्रशेखर के पास था, ना ये हमारे उनके पास था, शशिकांत सानिया के पास था, ना आशा गुला के पास था। इनके सबके मैंने इतिहास के अंतिम प्रश्न निकाल के देखे हैं तो किसी के संगठन में 90 लोग, किसी के संगठन में 20 लोग, किसी के संगठन में 25 लोग, किसी के संगठन में ज्यादा 50 लोग, 55 लोग, 60 लोग, बस इस तरह के। और वही गांधी जी का देखता हूँ तो 1920 में ही 1 करोड़ सदस्य बना रखे थे कांग्रेस, चरंदी लेवल के 1 करोड़ मेंबर थे। तो ये फर्क क्या है, ये फर्क यही है कि गांधी जी का जो मानना था वो हिंदुस्तानी मानसिकता को ध्यान में रखता था। अब हिंदुस्तानी मानसिकता को अगर समझना चाहें तो एक चीज हमेशा याद रखिए, चाणक्य की कहानी आप सुनिए, चाणक्य की कहानी आपने सुनी है और चाणक्य के शुरू के जीवन के शुरू के दिनों की कहानी है, तो बहुत लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं। वो चाणक्य को क्या थोड़ी देर के लिए सुन जाइए, ऐसा मानिए वो हिंदुस्तानी ऋषि और जा पत्थर एक बना वो पत्थर से ठोकर लगने पर गिरता। अब वो सोचता है कि मेरे घर में कितने लोग हैं जो इस पत्थर से ठोकर काटने के लिए, किसी ने पत्थर उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की, क्यों नहीं? और फिर वो देख रहा है दूसरे दिन आके कि मेरे घर को बॉडी गिर रहा है तो मुझे लगेगा और कुछ लोग